नमस्कार साथियों, हिंदी पीडिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आइए आज प्रगतिवाद से संबंधित अगली प्रश्नोत्तरी पर चलते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी में कुछ ऐसे प्रश्न भी लेकर शामिल हुए हैं जो पिछले प्रश्नोत्तरी में गलत बताए गए थे। उन प्रश्नों के सही उत्तर के साथ आज की प्रश्नोत्तरी में आए हुए हैं। प्रश्नोत्तरी में किसी त्रुटिवश उत्तर का चयन गलत कर लिया गया था, जिसके संशोधन में आज की प्रश्नोत्तरी शामिल है। आज की प्रश्नोत्तरी में एक दो प्रश्न ऐसे भी शामिल हैं जो पिछली प्रश्नोत्तरी में सही विकल्प नहीं चयन किए गए थे, उसका सुधार किया गया है और सही विकल्प के साथ आज की प्रश्नोत्तरी का चयन किया गया है। आइए आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न लेते हैं। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो स्वाभाविक है भारत में यह पूछा जा रहा है। यह प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना नहीं पूछा जा रहा है, यह भारत में पूछा जा रहा है। तो स्वाभाविक है भारत में 1936 में हुई थी। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा 1936। आपको इस तरह से सही विकल्प का चयन कर लेना है। चलिए इसी तरह से अगले प्रश्न पर आज के चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो है, भारत में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो आप सभी को अभी तक पता हो चुका है कि भारत में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुए थे, लखनऊ में हुए थे, और जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने, मुंशी प्रेमचंद ने की थी और 1936 में की थी। तो इसका सही उत्तर इस तरह से आप कर पाएंगे। तो इन सही उत्तरों के लिए हम सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहेंगे संदीप कुमार जी को, जिन्होंने इन गलत चयन को सही करने के लिए कमेंट करके बताया भी था। तो संदीप कुमार, आपको फिर से आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि आप इसी तरह से प्रश्नोत्तरी का अध्ययन करें और कभी भी कोई त्रुटि रहे तो आप निसंदेह हमें बता सकते हैं। आपके हर कमेंट का जवाब बहुत जल्द ही दिया जाएगा। तो नागार्जुन, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न, नागार्जुन के लाहौर में किस पत्रिका का कुछ दिनों के लिए संपादन किया था? नागार्जुन ने लाहौर में, अब यहाँ लाहौर पूछा जा रहा है, किस पत्रिका का कुछ दिनों के लिए संपादन किया था? हंस का, आलोचना का, सुबंधु का, दीपक का। तो यहाँ नागार्जुन की बात की जा रही है। तो नागार्जुन ने लाहौर में जो कुछ दिनों के लिए पत्रिका का संपादन किया, उस पत्रिका का नाम है दीपक। इस तरह से आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। उस पत्रिका का नाम है दीपक। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न, प्रगतिवादी वह साहित्यकार जिसे लोग प्यार से बाबा कहते हैं। अब बाबा किसे कहते हैं तो आप सभी समझ गए होंगे। बाबा बैजनाथ के दर्शन के कारण, बाबा बैजनाथ की कृपा के कारण इनका नाम नागार्जुन रखा। तो नागार्जुन को लोग प्यार से बाबा भी कहते हैं। तो अ विकल्प आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न, अ विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ नागार्जुन को बाबा प्यार से कहते हैं, सही विकल्प नागार्जुन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी की राजनीति को केंद्र बनाकर किस कवि ने उन पर आरोप लगाकर कविता की? अब इंदिरा गांधी की जो राजनीति थी उसको केंद्र बनाकर, उसको अपने कविता के केंद्र में रख करके किस कवि ने उन पर आरोप लगाकर कविता की? अब उन पर आरोप लगाकर कविता की, इस पांचवें प्रश्न में आप देख पा रहे होंगे। तो नागार्जुन ने इस तरह की कविता लिखी थी, उन पर आरोप लगाया था। तो आप यहाँ सही विकल्प का चयन कर सकते हैं कि नागार्जुन ने ऐसा किया था। अ विकल्प सही हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इस तरह से आज का है, प्रसिद्ध कविता बादल को घिरते देखा है, कविता के रचयिता कौन है? अब यह प्रसिद्ध कविता है, बादल को घिरते देखा है। तो यह इस कविता के रचयिता कौन है? चार विकल्प दिए गए हैं, रांगी राघव, सुमित्रा नंदन पंत, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ आप सही विकल्प लगाएंगे स विकल्प, नागार्जुन। बादल को घिरते देखा कविता नागार्जुन की है।
इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कविता नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है। अब यहाँ नागार्जुन की कविता नहीं होनी चाहिए, ऐसा प्रश्न है। नागार्जुन देखते ही कविता का चयन कर लेंगे तो गलत उत्तर हो जाएगा। हमेशा याद रखिए, नहीं अंत में लगता है, इसलिए प्रश्न को अंत तक जरूर पढ़ें तो फायदा जरूर मिलेगा। एक दो प्रश्नों की संख्या कम रह जाने से आप सफलता नहीं प्राप्त कर पाते, तो उन प्रश्नों को बचाने के लिए आपको प्रश्न को पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। पाषाणी कविता, रविंद्र के प्रति, चंदना, कला और बूढ़ा चाँद। तो आपको पता चल गया कला और बूढ़ा चाँद किसकी रचना है, जो नागार्जुन की नहीं है। तो कला और बूढ़ा चाँद यहाँ सही विकल्प हो जाएगा, कला और बूढ़ा चाँद। इस तरह से यह विकल्प द सही हो जाएगा, कला और बूढ़ा चाँद नागार्जुन की रचना नहीं है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। सिंदूर तिलकित भाल और तुम्हारी दंतुरित मुस्कान कविताओं का रचनाकार कौन है। ये सभी प्रगतिवादी कविताएं हैं। तो इसमें से सिंदूर तिलकित भाल और तुम्हारी दंतुरित मुस्कान कविताओं का रचनाकार कौन है। नागार्जुन है, बच्चन हरिवंश राय बच्चन है, निराला है, छायावादी थे, हरियोध है। इस तरह से आप समझ गए होंगे इसका विकल्प क्या सही होना चाहिए। तो विकल्प सही है प्रगतिवादी कवि, इसमें जो है नागार्जुन जी हैं। तो आपका सही विकल्प असही हो जाएगा, अ विकल्प आपका सही हो गया। इसी तरह अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न अगर देखें तो पुरानी जूतियों का कोरस किसकी रचना है। त्रिलोचन की है, नागार्जुन की है, निराला की है, अज्ञेय की है। पुरानी जूतियों का कोरस जब भी पूछा जाए तो आप तुरंत बता सकते हैं किसकी रचना है। जैसे ही 4 विकल्प यहाँ दिए गए, त्रिलोचन भी दिए गए, नागार्जुन भी दिए गए हैं, निराला भी दिए गए हैं, अज्ञेय भी दिए गए हैं। यहाँ पुरानी जूतियों का कोरस नागार्जुन की रचना है। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, सही विकल्प अपना कर सकते हैं, नागार्जुन की रचना है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, इनमें से नागार्जुन की कविता कौन सी है। पर्वत प्रदेश में पावस, बादल, बादल को घिरते देखा, बादल राग। इस तरह से यहाँ 4 विकल्प दिए गए। इनमें से नागार्जुन की कविता कौन सी है। अब कौन सी कविता नागार्जुन की है तो आप समझ गए होंगे। नागार्जुन की कविता यहाँ बादल को घिरते देखा भी पढ़ चुके हैं। तो यह आपका 10वां प्रश्न रहा, जो नागार्जुन की कविता कौन सी है पूछा गया है। तो यहाँ सही विकल्प है बादल को घिरते देखा, स विकल्प आपका सही हो रहा है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रत्नगर्भ खंड काव्य के रचयिता कौन है। यहाँ रत्नगर्भ खंड काव्य के रचयिता पूछा गया है। नागार्जुन जी हैं, निराला जी हैं, हरियोध जी हैं, दिनकर जी हैं। 11वां प्रश्न है। इस 11वें प्रश्न में आप देख पा रहे हैं कि रत्नगर्भ खंड काव्य के रचयिता कौन है। तो तुरंत आप समझ लेंगे रत्नगर्भ खंड काव्य के रचयिता नागार्जुन जी हैं। आ विकल्प आपका सही हो जाएगा, नागार्जुन जी हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आज के प्रश्नोत्तरी का, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाला साहित्यकार है। कबीर के बाद हर विरोधी जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाला साहित्यकार कौन है। निराला जी हैं, नागार्जुन जी हैं, दिनकर जी हैं, हरियोध जी हैं। तो कबीर के उपरांत की बात की जा रही है। तो कबीर के उपरांत केवल ऐसा कोई एक कवि था जिसका नाम बाबा भी है। बाबा जिसे प्यार से बाबा बुलाते हैं, वैद्यनाथ मिश्र। तो इस तरह से आप नागार्जुन जी कह सकते हैं। तो आपका ब विकल्प सही हो रहा है, नागार्जुन जी हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैं रूपक हूँ दबी हुई दूब का, मैं रूपक हूँ दबी दूब का, यह पंक्ति किसकी है। नागार्जुन की, निराला की, त्रिलोचन की और मुक्तिबोध की। यहाँ नागार्जुन जो है, निराला जो है, ये सभी मुख्य नाम इनके हैं। इनका पूरा नाम भी आपको याद रखना है। त्रिलोचन का जैसे वासुदेव सिंह है, इस तरह से सभी का नाम आपको याद रखना चाहिए। एक प्रश्न इस तरह से नाम से भी पूछा जाता है
तो जब भी किसी भी लेखक या कवि का नाम पढ़े तो पूरे नाम को याद रखना जरूरी है। तो चलिए यहाँ विकल्प देखते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें से कौन है? मैं रूपक हूँ दबी दूब का, तो इसके लेखक हैं, कवि हैं, किसकी पंक्ति है यह? तो नागार्जुन की पंक्ति है यह। आप सही विकल्प कह सकते हैं और अपना अविकल्प सही कर सकते हैं, नागार्जुन की पंक्ति है। इस तरह से अगला प्रश्न जो है, मैं रूप हूं दबी दूब का, इसमें दूब शब्द किसका प्रतीक है? अगला प्रश्न अब आया है, दूब इसमें किसका प्रतीक माना गया है? तो दूब जो प्रतीक माना गया है वह शोषित वर्ग का प्रतीक माना गया है। जैसे गेहूं और गुलाब में प्रतीक माना गया है गेहूं, तो शोषित वर्ग का प्रतीक माना गया है। तो यहाँ गेहूं और गुलाब की तरह शोषित वर्ग दूब है, तो दूब को प्रतीक माना गया है शोषित वर्ग। वह विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चमगादड़ की वृत्त न लेकिन मैंने सीखी, वृंद निष्ठा अपना न सका मैं श्वान सरीखी। वृद्ध निष्ठा अपना न सका मैं श्वान सरीखी। इस तरह से पंक्तियां जो हैं में वर्णित चमगादड़ और श्वान किसके प्रतीक हैं? यहाँ चमगादड़ और श्वान को कहा गया है, तो जैसे कहा गया है कि विद्यार्थी पंचलक्षणम काग्र चेष्टा वकुल ध्यानम, बकुल ध्यानम, इस तरह से जो यह सूक्ति कही जाती है उसके आधार पर श्वान, अब श्वान जो है यहाँ कुत्ते को कहा जाता है श्वान। तो इस तरह से आप देखें श्वान और चमगादड़ यहाँ किसके प्रतीक हैं? सत्ता लोलुप नेताओं के, लालची और स्वार्थी व्यक्तियों के, चाटुकार कवि और लेखकों के, शोषक वर्ग के। तो यहाँ जो प्रतीक पूछा गया है आप लिख सकते हैं, सविकल्प सही कर सकते हैं, चाटुकार कवि और लेखकों के। यहाँ श्वान और चमगादड़ जो है प्रतीक हैं चाटुकार कवि और लेखकों के। सविकल्प आपका सही हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आज का है, मिट्टी की बारात। अब यहाँ देखें मिट्टी की बारात पूछी जा रही है, रचना है। मिट्टी की बारात जब भी पूछी जाए तो आप तुरंत देखेंगे रांगे राघव की है, त्रिलोचन की है, नागार्जुन की है, निराला की है। तो त्रिलोचन, मिट्टी की बारात, त्रिलोक, त्रिलोचन, तीसरा लोचन किसके थे? शिव जी के। और शिव जी की सेना में सभी बाराती मिट्टी में लौटते, भभूत लगाते ऐसे जा रहे थे। इस तरह से आपको याद करना है कि मिट्टी की बारात त्रिलोचन की रचना है। मिट्टी की बारात त्रिलोचन की रचना है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेत का बयान नामक कविता का रचयिता कौन है? प्रेत का बयान नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पर 4 विकल्प जो दिए गए हैं, इन 4 विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है, प्रेत का बयान। तो यहाँ प्रेत का बयान जो कविता है, कविता का रचयिता कौन है? तो नागार्जुन जी इसके रचयिता हैं। आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं, नागार्जुन जी इसके रचयिता हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आओ रानी हम ढोए पालकी। आओ रानी हम ढोए पालकी नामक प्रसिद्ध कविता की रचना किस कवि ने की? त्रिलोचन ने, धूमिल ने, नागार्जुन ने, दिनकर ने। तो जब भी यह प्रश्न पूछा जाए तुरंत आप विकल्प लगाएंगे, नागार्जुन ने इस कविता की, प्रसिद्ध कविता की रचना की है। किसने की है? नागार्जुन ने। आपको सविकल्प सही कर लेना है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या है? प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा 1920 से 1936, 1936 से 1943 और 1950 से 60, 1900 से 1918। तो यहाँ पर प्रगतिवादी काव्य पूछा जा रहा है, तो प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा जो मानी गई है 1936 से 1943 मानी गई है। तो आपको वह विकल्प सही कर लेना है, 1936 से 1943। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में यात्री नाम से लिखता था? हिंदी का ऐसा कौन सा कवि है जो मैथिली भाषा में यात्री के नाम से लिखता था? त्रिलोचन, धूमिल, सुमन, नागार्जुन। अब यात्री के नाम से कौन लिखता था हिंदी में? ऐसा कौन सा कवि है जो यात्री नाम से लिखता था? तो आप हमेशा याद रखें, हिंदी में ऐसा कोई कवि था जो मैथिली में यात्री नाम से लिखता था। तो यहाँ पर नागार्जुन जी का नाम प्रमुख आता है। नागार्जुन जी ऐसे कवि हैं जो यात्री नाम से, मैथिली में यात्री नाम से लिखते थे। नागार्जुन जी, आपका द विकल्प यहाँ भी सही हो रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? इनमें से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? आप अभी जो प्रश्न ले रहे हैं, 21वें प्रश्न पर हम चल रहे हैं। तो कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? हरियोध नहीं है, त्रिलोचन नहीं है, नागार्जुन नहीं है, केदारनाथ अग्रवाल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध जी प्रगतिवादी कवि नहीं है। तो सही विकल्प आपको लगा लेना है अ, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध प्रगतिवादी कवि नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यहाँ कथन दिए गए, प्रगतिवाद से संबंधित कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक कथन गलत है। उस गलत कथन का चयन करना है। प्रगतिवाद में शोषण का विरोध है। प्रगतिवाद में धर्म और ईश्वर पर अनास्था व्यक्त की गई है। स्थूल सौंदर्य के स्थान पर सूक्ष्म मानवीय सौंदर्य का चित्रण है। शोषित के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है। यह 4 बातें लिखी गई हैं। कौन कथन प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है, ऐसा पूछा गया है। तो आप चारों कथन पर विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन है स, स्थूल सौंदर्य के स्थान पर सूक्ष्म मानवीय सौंदर्य का चित्रण। बाकी सब सही है, यही गलत कथन है, स गलत कथन है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मारो 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 हसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है? यह पंक्ति किस कवि की है? तो यहाँ पर 4 कवि दिए गए हैं। केदारनाथ अग्रवाल दिए गए हैं, रामविलास शर्मा दिए गए हैं, रांगे राघव दिए गए हैं और नागार्जुन जी दिए गए हैं। तो मारो 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 हसिया केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति है, केदारनाथ अग्रवाल से संबंधित पंक्ति है। तो इस तरह से आप सही विकल्प अ लगा सकते हैं, केदारनाथ अग्रवाल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से मार्क्सवाद पर आस्था रखने वाला कवि कौन नहीं है? मार्क्सवाद अर्थात प्रगतिवाद, प्रगतिवाद पर आस्था रखने वाला कौन सा कवि नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, रांगे राघव, जयशंकर प्रसाद। तो अभी आपको जैसे नाम बोला गया तुरंत पता चल गया होगा कि जयशंकर प्रसाद छायावाद से थे, इन्हें प्रगतिवाद में आस्था नहीं थी, मार्क्सवाद पर आस्था नहीं थी। तो द विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आप द विकल्प अपना सही कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऐसे प्रगतिवादी कवि जो बड़े कवि तो नहीं बन पाए किंतु बड़े आलोचक बन गए। अब ऐसा कोई प्रगतिवादी कवि है जो कवि तो नहीं बन पाया लेकिन आलोचक के रूप में प्रसिद्धि उसे मिल गई। रामविलास शर्मा जी हैं, प्रकाश चंद्र गुप्त जी हैं, नागार्जुन जी हैं, केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। तो ऐसे कवि को जब पूछा जाए तुरंत आप कहेंगे रामविलास शर्मा एक अच्छे आलोचक बन गए, जबकि एक अच्छे प्रगतिवादी कवि नहीं बन पाए। तो रामविलास शर्मा क्या है? एक अच्छे आलोचक है, प्रगतिवादी आलोचक रामविलास शर्मा जी हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर की बात कर लेते हैं। लंदन में गठित भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का नेतृत्व किया था। अब लंदन में जो गठित था प्रगतिवादी भारतीय लेखक संघ का गठन लंदन में, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो तुरंत आप 4 विकल्प देखेंगे, प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, मुल्क राज आनंद व सज्जाद जहीर, नागार्जुन व केदारनाथ अग्रवाल। यहाँ पर स विकल्प आपका सही है। मुल्क राज आनंद व सज्जाद जहीर ने लंदन में क्या किया था? लेखक संघ का नेतृत्व किया था। तो स विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। सन 1938 ईस्वी में पंत ने किस प्रगतिशील विचारधारा के पत्र का संपादन किया था? अब पंत ने किसका संपादन किया ये याद रखना है। सन 1938 में पंत ने किसका संपादन किया, किस प्रगतिशील विचारधारा के पत्र का संपादन किया? तो पंत ने जो संपादन किया रूपाभ का किया है। ब विकल्प आपका सही हो जाएगा।
रूपाभ, रूपाभ। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे प्रगतिवाद का प्रवर्तक माना गया है? अब यहाँ बोला गया है कि प्रगतिवाद का प्रवर्तक किसे माना गया है, तो आप ध्यान से देख पा रहे हैं प्रगतिवाद का प्रवर्तक जो माना गया है, इनमें से प्रगतिवाद का प्रवर्तक माना जाता है किसको? प्रेमचंद को, निराला को, पंत को और बालकृष्ण शर्मा नवीन को। जब इस तरह से चार नाम दिए रहे तुरंत आप लगा देंगे पंत को प्रगतिवाद का प्रवर्तक माना जाता है। किसको? पंत को। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? नरेंद्र शर्मा, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन। यहाँ देखिए केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन, नरेंद्र शर्मा, चार नाम ऐसे दिए गए हैं जिसमें से एक नाम प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है। तो कौन ऐसा है जो प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है, उसी के बारे में आपको बताना है। प्रगतिवादी कवि नहीं है तो नरेंद्र शर्मा जी प्रगतिवादी कवि नहीं है। आपका अ विकल्प सही हो जाएगा, नरेंद्र शर्मा जी प्रगतिवादी कवि नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? यहाँ प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां दी गई हैं, उसमें से प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है, उस प्रवृत्ति को बताना है। चार प्रवृत्तियां हैं। यह मार्क्सवादी चिंतन धारा पर आधारित है। यह वह सामाजिक यथार्थ को साहित्य का उद्देश्य मानता है। इसमें प्रकृति चित्रण को प्रधानता दी गई है। वह भाषा के सरल अभिधात्मक रूप का समर्थक रहा। इस तरह से चार कथन दिए गए हैं। तो पूछा गया प्रगतिवाद प्रवृत्ति नहीं है, प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? तो आपको सब विकल्प सही कर लेना है। सब विकल्प, इसमें प्रकृति चित्रण को प्रधानता दी गई है, यही नहीं है, इसमें प्रकृति चित्रण को प्रधानता दी गई है। इस तरह से आज की प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक भी करें। कमेंट करके हमें वीडियो के बारे में जानकारी देते रहें। आपके लिए बहुत आभार। आज यहीं तक, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।